10 के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। रुपया खुल चुका है 75.23 पर। देखिए ये खुलता हुआ आपको दिखेगा तो मामूली सी कमजोरी, 8 पैसे की कमजोरी, तो फ्लैट ही कहा जाएगा ये इस समय खुलता हुआ रुपया। तो रुपया आपको बता दूं 10 बजे अब खुलता है, 9 बजे के बजाय इसका समय बदल गया है। और देखिए 10 के दमदार ट्रेड में हम हर रोज बताते हैं आपको ओपनिंग कैसे हो रही है। 200 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में और हर्षदा 40 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी आईटी और आईटी, यही है थी। गुड मॉर्निंग हेमंत। जी हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा हमने देखा है पूरा जोश आता हुआ दिखाई दिया है। टीसीएस के नंबर्स बेहतर, इनफैक्ट टीसीएस की गाइडेंस के बाद यहाँ पर और भी लोगों के मन में मजबूती के मूड बनता हुआ दिखाई दिया और ऑफ कोर्स एक चौतरफा तेजी देखने को मिली है। टीसीएस हो, आपका इन्फोसिस हो या फिर एचसीएल टेक जैसी कंपनियां, देखिए अब जिन कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं वहां पर भी ट्रेड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है और वो भी एक सराहनीय चीज है। आज के सत्र में मैं देख रही हूँ यही एक पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, वरना टेलीकॉम स्टॉक्स हो या फिर आपके बैंकिंग काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, एफएमसीजी काउंटर्स जो अब तक अच्छी खासी रैली दिखा चुके थे, वहां पर हल्की मुनाफा वसूली और ट्रेड पूरा टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो ट्रेड टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको मत भूलिएगा। ये स्टॉक देखिए कल सुस्त हुआ था ऊपरी स्तरों से और उसके बाद आज रिकवर करता हुआ और ब्रोकरेज हाउसेस काफी खुश हैं एजीएम से। और अब सबका फोकस होगा एक चीज पर और वो है रिटेल पर। डॉक्टर साहब, वो बाइट जो हमने सुबह सुबह सुनवाई थी एक बार फिर से बता दीजिए, दिखा दीजिए। मुनाफे की तैयारी में एजीएम से मुकेश अंबानी साहब का वो बयान, जिसके चलते देखिए अब एक होप बन रही है। कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? कोई बात नहीं, उसको लाइएगा, फिर वो दिखाते हैं बाइट, क्योंकि वो बाइट बहुत काम की है हर्षदा। देखिए सब लोग ये सोच रहे थे कि कल अब नया पैसा जियो के प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन लोग ये भी देखिए ध्यान अब रख रहे हैं कि नया पैसा अब शायद देखिए रिटेल के कारोबार में आएगा। तो बयान वो आ चुका है, चलिए सुनाइए वो बयान, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो बाजार को सहारा दे रहा है इस समय और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। Dear shareholders, today, the world recognizes our hyper-growth, inclusive retail and new commerce model. We have received strong interest from strategic and financial investors to invest in Reliance Retail. We will induct global partners and investors in Reliance Retail in the next few quarters. I will keep you informed about the progress of Reliance Retail, which is at the doorsteps of continued exponential growth. तो देखिए ये वो स्टॉक है जो आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इस बयान के चलते रिलायंस रिटेल में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स अब आगे आएंगे। और आप याद करिए हर्षदा, पिछली एजीएम में कहा गया था कि जियो के प्लेटफॉर्म में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और उसके बाद झड़ी लगी थी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स की। अब तो फेसबुक भी है यहाँ पर और आप देखिए फेसबुक के साथ साथ कल गूगल की भी एंट्री हो गई। तो फैंग स्टॉक्स में से फेसबुक एफ और गूगल जी आ चुका है। बाकी के लोग कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, ये बाजार देखिए चर्चा कर रहा है अब। और ये स्टॉक मजबूती के साथ टिका हुआ है। आज इसी पर राय लेते हैं। पहले क्रिस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ हैं, चंदन जी हमारे साथ हैं, आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर व्यू, मार्केट पर राय दीजिए और अपना स्टॉक भी बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन सा होगा। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट बैंक निफ्टी नेगेटिव है। इसलिए निफ्टी पॉजिटिव है क्योंकि निफ्टी में रिलायंस और कुछ दिग्गज आईटी काउंटर वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 10,500 10,550 के सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए। और आप 3 दिन से देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं 10,550 से लेकर 600 के दायरे में जाता है और वहां से रिकवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दायरे के साथ 10,550 के सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट रहना चाहिए। ऊपर में हर्डल है वो 750 से 800 के बीच में रहेंगे। और क्लियरली ये जो मूवमेंट है वो रिलायंस और आईटी की वजह से है। बट बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म करना चाहिए। बैंक निफ्टी में 21,800 का हर्डल है और उस हर्डल की वजह से ये 20,800 20,500 की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है, निफ्टी में बाई बन रहा है जबकि बैंक निफ्टी में सेल बन रहा है। अब हेवीवेट्स काउंटर्स की बात करें तो इन्फोसिस एक मेजर ब्रेकआउट दिया। कल भी हम इन्फोसिस की बात कर रहे थे, स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में है और एक मेजर ब्रेकआउट दिया। कहीं ना कहीं ये 940-50 तक के लिए जा रहा है। काउंटर अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर कर चुका है। तो लगभग अब जो सपोर्ट रहेगा वो 899 के आसपास रहेगा। ऊपर में 960 से लेकर 970 तक के लेवल बनने चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री आप पूछ रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्री ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से जो 1980 के आसपास से जो 100-150 पॉइंट का करेक्शन हुआ है वो एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी है। काउंटर में लगभग 1800 के आसपास का सपोर्ट है और 1800 के सपोर्ट से 1950, 2000 और 2200 तक के लेवल के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी।
ओके, तो देखिए 1950-2200 के टारगेट्स के लिए अभी भी यहाँ पर आरआईएल में तेजी की पोजीशन लेकर चले। देखिए आरआईएल ने आपको कल मौका दिया मुनाफा वसूली करके कि अब तक अगर इस गाड़ी पर आप नहीं चढ़े हैं तो फिर आपको मौका दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी है। और जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक चीज साफ कही गई है कि जी हाँ, जियो प्लेटफॉर्म में जो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हुई है उसका फायदा आगे कंपनी के हाथ लगता हुआ जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर अब बड़ी वो लिस्टिंग की तैयारी होगी, लेकिन रिटेल बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली कोटक की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, जिसका जिक्र हम कल एजीएम से पहले भी कर रहे थे, वो पहली ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिसने 2150 का टारगेट दिया। आज देखिए चंदन तापड़िया कह रहे हैं 2200 का टारगेट होना चाहिए। और कोटक की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि रिटेल का जो रेवेन्यू है वो 2 गुना डबल होने की पूरी क्षमता रखता है और $26 बिलियन का ये रेवेन्यू आगे चलकर कंपनी पोस्ट करती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर भी अब बड़ा गेम शिफ्ट होगा। तो जियो प्लेटफॉर्म में जो भी वैल्यू अनलॉकिंग होनी थी वो हमारे सामने है, लेकिन अब जो बड़ा ड्राइवर रहेगा रिलायंस के लिए वो डेफिनेटली हेमंत रहने वाला है रिटेल का बिजनेस। और वहां पर भी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऑल इन ऑल एक तेजी वाला कैंडिडेट, और इसीलिए फिर से हमने देखा है कल की बिकवाली के बाद लोगों ने अपनी पोजीशंस जोड़ना शुरू की है। क्रिस सुब्रमण्यम को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। क्रिस, गुड मॉर्निंग। आरआईएल पर आपका व्यू क्या है? क्या एक मौका मिला है तो पोजीशन लेनी चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षदा। डेफिनेटली जो कल हम एक यूफोरिक मीटिंग कह सकते हैं और प्राइस पे भी जहाँ 2000 के आसपास थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन इसमें बाइंग एपिटाइट इतनी ज़्यादा है, लोअर लेवल्स पे ऑब्वियसली वापस बाइंग आने की संभावना पूरी है। तो मेरा मानना है कि शायद थोड़ी बहुत रेंज में रह सकती है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल लेवल्स अगर हम देखना चाहते तो 1800 1850 यहाँ आसपास अच्छी खासी एक सपोर्ट भी है और बाइंग एपिटाइट है। तो आई थिंक रिलायंस में एक खरीदारी की डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। और ओवरऑल लीडरशिप की भी यहाँ पर एक मेंटेन किया है इसने, तो ऑब्वियसली बेस्ट काउंटर अमंग द लार्ज कैप्स फॉर एंट्री। ठीक बात है, तो आप इसके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कल 10 के दमदार ट्रेड्स में चंदन जी इन्फोसिस की बात हुई थी और जाते जाते बात हुई थी, और क्या गजब की रैली इन्फोसिस ने दिखाई है नतीजों में। तो जिन लोगों ने कल 10 के दमदार ट्रेड्स मिस किया उनके लिए भी, और जिन्होंने देखा उनकी भी याद को एक बार ताजा कर देते हैं। इन्फोसिस का स्टॉक क्योंकि देखिए 100 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है और 4 डिजिट की तरफ ये शेयर अग्रसर है। ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि ये शेयर जल्दी 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, खासतौर पर सीएलएसए और सिटी की रिपोर्ट ये है। और आज इसको हमने क्योंकि बाजार के बादशाह का भी दर्जा दिया है, तो देखिए क्या बात हुई थी इसी शो में 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा था इन्फी के बारे में। टीसीएस की कमेंट्री अच्छी है और टीसीएस ने नतीजे ढीले देने के बावजूद बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, तो फिर आज इन्फी के नंबर्स आने वाले हैं। तो इन्फोसिस भी अगर आप देखिए तो ये भी भागता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस नतीजों से पहले जिस तरह का मूव दिखा रहा है, ये बताइए ये 3:30 बजे तक कहां पहुंचेगा, कितना और बढ़ सकता है? इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे हिसाब से 805-6 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। ऊपर में कम से कम 845-850 तक के लेवल आज छू जाने चाहिए। टीसीएस के कंपैरिजन में नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं और क्योंकि टीसीएस से ये डिस्काउंट पे ट्रेड करता है इसलिए अट्रैक्टिवनेस और बढ़ती चली जा रही है। और आज बाजार के बादशाह का दर्जा दिया जाता है इन्फोसिस को, क्योंकि ये रियल सेंस में बादशाह है। चुका है और देखिए कल अगर आपने ये ट्रेड लिया तो आपको फायदा हो रहा है। इससे पहले कि हम किसके राय लें, उनके स्टॉक्स कौन से बढ़िया नजर आ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। और पावर टिलर इंपोर्ट के लिए मंजूरी लेनी होगी। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे देखिए अब सरकार ने कहा था कि कुछ भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको मंजूरी लेनी होगी और इससे देखिए इंपोर्ट हो जाएगा मुश्किल। तो सरकार रूरल सेक्टर के ऊपर देखिए फोकस कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ग्रीव्स कॉटन डायरेक्टर साहब ये स्टॉक लाइए जरा। वीएसटी टिलर तो थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है, 100 रुपये ये बढ़ भी गया है जैसे ये फ्लैश हुआ। लक्ष्मण रॉय आप हमारे साथ जुड़ चुके हो तो बताइएगा आप, लक्ष्मण रॉय जी की एक्सक्लूसिव खबर। ओके, जुड़ चुके हैं लक्ष्मण जी, बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए दरअसल यहाँ पे उद्योग मंत्रालय की तरफ से अभी भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पावर टिलर, जो कि आप शायद देखते होंगे कि खेती में इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ट्रैक्टर का एक छोटा सा रूप होता है, उसका बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था चीन से। तो अब ये जो है सो
इस पर सरकार ने शिकंजा कसने का फैसला लिया है। इसके लिए इस पावर टिलर को अब तक ये फ्री कैटेगरी में इंपोर्ट था, यानी जब चाहे जितना चाहे जो चाहे इंपोर्ट कर सकता था। अब कहा सरकार ने कि नहीं, ये फ्री कैटेगरी में नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में होगा, यानी पावर टिलर का इंपोर्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में होगा। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी इंपोर्ट करना चाहता है तो पहले सरकार से उसे इजाजत लेनी पड़ेगी, और सरकार ने इससे 4-5 कंडीशन लगा रखा है। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स पिछले साल के इंपोर्ट का 10% से ज्यादा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की कई सारी शर्तें। एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि जो मैन्युफैक्चरर है वही इंपोर्ट कर सकेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरर आखिर इंपोर्ट क्यों करेगा, यानी इंपोर्ट एक तरह से पूरी तरह से बंद हो जाएगा पावर टिलर का। और डोमेस्टिक कंपनियां जो अब तक परेशान थी चीन से बढ़ते इंपोर्ट की वजह से, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। और बता दो कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, से इस समय लागू हो चुका है। आज के बाद देखिए, आज से बल्कि कोई भी टिलर आने से पहले किसी को इंपोर्ट करना है तो पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। मुझे याद आता है कि इस तरह की खबर शायद एक और सेक्टर के लिए आई थी, जहां तक मेरी याददाश्त है शायद ये टायर सेक्टर के लिए थी, क्योंकि न्यूमेटिक टायर्स के ऊपर सरकार ने कहा था कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको हमसे मंजूरी लेनी होगी। क्या मेरी याददाश्त ठीक है? नहीं, आपकी याददाश्त पर कभी कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है। आप इतने सारे आंकड़ों को याद रखते हैं तो छोटी सी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब चीन से विवाद बढ़ना शुरू ही हुआ था उसी वक्त सरकार ने टायर के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला था, और उस वक्त बहुत बड़ी खबर बनी थी, क्योंकि सरकार के पास इंपोर्ट पर रोक लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए, एक होता है कि आप नॉन टैरिफ बैरियर लगाइए। नॉन टैरिफ बैरियर लगाने से फायदा यह होता है कि जो WTO के नियम है उसको आप उल्लंघन नहीं कर रहे होते हैं, और एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा रहे होते हैं। क्वालिटी चेक का एक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी जो है बहुत ही कारगर हथियार होता है, क्योंकि इतने सारे कंडीशन लगे होते हैं कि सामान्य तौर पे इंपोर्ट करना मुश्किल होता है। जैसे आपको बताया मैंने, पावर टिलर ही नहीं, पावर टिलर के जो इक्विपमेंट है वो भी इंपोर्ट नहीं हो सकेगा, वो भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ गया। यानी पावर टिलर बनाने वाली घरेलू कंपनियां, पावर टिलर के इक्विपमेंट बनाने वाली घरेलू कंपनियां, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। उनको अब चीन के सस्ते इंपोर्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ग्रीव्स कॉटन पर एक राय जल्दी से ले लूं इससे पहले ये स्टॉक भाग जाए, क्योंकि ये बहुत ही देखिए ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है, और ये कंपनी इसलिए मैंने सबसे पहले पकड़ी है क्योंकि देखिए इस कंपनी के कारोबार तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये जो इंपोर्ट हो जाते हैं इक्विपमेंट्स, उसके चलते इनके नतीजे अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अब ये स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वीएसटी टिलर्स भी बढ़िया शेयर है, लेकिन थोड़ा इलिक्विड है, और यहां पर देखिए ग्रीव्स कॉटन में लिक्विडिटी काफी अच्छी है और 7% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। पहले इस पर राय लें। और एस्कॉर्ट्स के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन एस्कॉर्ट्स है एफएनओ के बैन में। वीएसटी इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर साहब बात ही नहीं हुई है, इसको हटा दीजिए। वीएसटी टिलर्स की बात हुई है। तो एक बार दिखाते हैं ग्रीव्स कॉटन, और इसके ऊपर एक राय ले लेते हैं चंदन जी की। चंदन जी, ये कंपनी में सब लोग ये कहते थे शेयर चल क्यों नहीं रहा है, तो अब समझ में आया है। देखिए विदेश से अगर डंप होगा भारत में तो दिक्कत होगी, और अब ये सरकार ने क्योंकि एक ऐसा नया नियम लगा दिया है कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले एक हमसे अर्जी लाइए, और अर्जी में अगर अप्रूवल होगा तब आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए अच्छी बात है। फंडामेंटली टेक्निकल चार्ट्स पर बताइए कौन से लेवल्स हासिल हो सकते हैं आज? जी देखिए, काफी अच्छा प्राइस सेटअप है। वीकली चार्ट में ग्रीव्स कॉटन की आप बात करें तो डबल बॉटम ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि 5-6 वीक पहले इसने 68-67 के मल्टीपल बॉटम्स बना के और अब इमीडिएट हर्डल को पार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 4 दिन पहले जब गिरा था तो काउंटर में वॉल्यूम नहीं था, और आज वॉल्यूम स्पर्ट के साथ 3-4 दिन का डिक्लाइन को पूरा वापस रीगेन किया है। आज का वॉल्यूम अभी लगभग 6-6.5 लाख हो चुका है, और इनफैक्ट 11 लाख के आसपास अभी पहुंच चुका है। और जिस हिसाब से ये सेटअप बन रहा है, पहला टारगेट तो 95 आएगा, और 95 होते यहाँ पे 15-20% की और रैली बनेगी। तो एज ऑफ नाउ ये जो स्टॉक 87-88 के आसपास चल रहा है, 84 के सपोर्ट से खरीदारी करनी चाहिए। 95 पहला टारगेट रहेगा, 95 के ऊपर सीधा 10% का मूव 105 की तरफ ये काउंटर जाना चाहिए। ओके, तो पहला टारगेट 95 का रहेगा, और ग्रीव्स कॉटन इस बिजनेस में काफी अग्रसर है। इस खबर के आने के चलते इनके बिजनेस को और भी जोर मिलेगा, और 5% ऊपर भागा है। इसी वजह से इस खबर के आने के बाद स्टॉक M&M पर भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि
यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर बिजनेस है, पावर टिलर्स का बिजनेस है, और वो स्टॉक भी इस समय करीब 1 से 1.5% ऊपर, और ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्रिस, इस पर एक फटाफट राय दीजिए, 555 पर क्या यहाँ पर भी एक अग्रेसिव बाय कॉल दिख रहा है? हर्षदा, मेरा मानना है कि शायद ये ऑलरेडी एक ऑटो सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रही है चार्ट पे, और मेरा मानना है कि शायद इस खबर के चलते यहाँ पर अभी भी बाई बन सकती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ऑटो में इतनी सारी अनिश्चितता है, तो आई थिंक एक डिप पे खरीदारी कर सकते हैं 540 के आसपास। आई थिंक अच्छा बाई बनेगा, और इसका एक 600 का कम से कम टारगेट आने की पूरी संभावना है। और ये शेयर जो है आपको पहला सौदा में मुझे याद है क्लियरली शुभम जी ने कहा था खरीद लीजिए, और उसके बाद ये रैली देखिए अब बनी थी। और अब ये एक और बढ़िया खबर आती हुई, M&M का डायरेक्टर साहब एक बार इंट्राडे चार्ट टॉप दिखा रहे हैं, 6 महीने का चार्ट दिखाइए, भर भर कर पैसा बनाकर दिया है इस स्टॉक ने। और मैं यही कह रहा था इस खबर पे, देखिए एस्कॉर्ट्स को भी फायदा होता है, लेकिन एस्कॉर्ट्स क्योंकि FNO के बैन में है, लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे, लाल निशान में है देखिए एस्कॉर्ट्स। और M&M जो है वो दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो रूरल सेक्टर का बढ़िया स्टॉक है M&M, इसके ऊपर फोकस करिएगा। हालांकि सेंटिमेंटली एस्कॉर्ट्स के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन जो FNO के बैन में होता है तो देखिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। ग्रीव्स कॉटन के बाद फोकस होना चाहिए M&M पर। चंदन जी, आपकी राय बताइए M&M पर, और VST टिलर्स पर भी राय दीजिए। 7% ऊपर है वो स्टॉक भी। जिन्होंने CNBC आवाज के फ्लैश आते ही इस स्टॉक को, VST टिलर्स को खरीदा, उनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट। जी, अब एमन जी, सबसे पहले M&M की बात करें तो इस काउंटर को हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, और ये 5-6 दिनों से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और वापस एक नए मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। हमने यहाँ पे नोटिस किया, कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है तो यहाँ पे बाइंग आ जाती है। 3 दिन पहले 538 का लो बनाया, वहां पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हुई है, और लगातार 6-7 दिन से एक छोटी से दायरे में कामकाज कर रहा है। तो जब भी एक तेजी का काउंटर एक दायरे में ट्रेड करता है और ब्रेकआउट देता है तो वापस बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो मेरा मानना है कि अभी जो रिसेंट के लो है 538 के आसपास, वो स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और काउंटर पहले तो स्विंग हाई 673 निकालेगा और कहीं ना कहीं 605 तक जाने की संभावना रखना है। तो मौजूदा लेवल से इसको ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी और वॉल्यूम सेंटीमेंट भी पॉजिटिव बता रहे हैं, और प्राइस पैटर्न वीकली और डेली चार्ट दोनों में पॉजिटिव है। तो 573 और 603 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। VST की आप बात कर रहे हो, तो VST टिलर भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। आज जो लगभग इसमें 1 लाख शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम हुआ है, और कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे देखें और आर्ली चार्ट पे देखें तो आपको प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का सीन मिलेगा, और वीकली चार्ट पे देखें तो इसका लगभग 1390-1400 का जोन एक मल्टीपल हर्डल होता है। आज यदि 1400 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक मेजर मल्टीपल ब्रेकआउट क्वार्टरली, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में मिलेगा, जो लगभग 1650 तक इस काउंटर को लेके जाएगा। ओके, तो ये देखिए VST टिलर्स एक तेजी वाला कैंडिडेट, अब लगभग 8% ऊपर है। M&M पर तेजी का कॉल हमारे दोनों जानकार दे रहे हैं, 573 क्रॉस करेगा तो 600 के बियॉन्ड जाएगा भी, और काफी दिनों बाद फिर देखिए 600 के दर्शन होंगे M&M के लिए। और ये एक बहुत तगड़ा रुझान इन सभी कंपनियों में बनता हुआ। लक्ष्मण रॉय ने एक्सक्लूसिव अपडेट आपको दिया है कि पावर टिलर्स को अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल रही है सरकार। कॉमर्स मिनिस्टर ने इस पर बयान दे दिया है, और पावर टिलर्स या फिर पावर टिलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आगे अगर इंपोर्ट करना है इन सभी प्रोडक्ट्स को तो आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी। अच्छा, क्रिस सुब्रमण्यम के पिक्स इस समय के रह गए हैं। क्रिस, बताइए आज क्या ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई किया है? हाँ हर्षदा, आज का दिन काफी एक्साइटिंग हो सकता है, जहां पर बैंक निफ्टी में हम काफी बिकॉली देख रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद एक पॉजिटिव सरप्राइज भी आने की संभावना है। जहां डायरेक्शन की इतनी अनिश्चितता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी देना चाहता हूँ। यहाँ पर शुरुआत के तौर पे 21,000 स्ट्राइक की पुट खरीदारी करके चले और 21,100 स्ट्राइक की कॉल खरीदारी करके चले। टोटल कॉस्ट इसकी 230 बिप्स आती है। तो मेरा मानना है कि शायद वॉलेटिलिटी में 400 तक रिटर्न, 400 बिप्स तक रिटर्न आने की संभावना है। स्टॉप लॉस 100 बिप्स रख सकते हैं। और मेटल्स में थोड़ी बहुत दबाव दिख रही है, तो टाटा स्टील में एक बेयर स्प्रेड जहां पर 330 स्ट्राइक पुट खरीदारी करके चले और 310 स्ट्राइक पुट की बिकॉली करके चले। नेट कॉस्ट इसकी 7 तक आ रही है, और टारगेट 13 और स्टॉप लॉस 3। और लास्ट में HDFC बैंक, हमने इसमें लगातार बिकॉली देख रही है। मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड लेवल पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली अभी भी एक्सपायरी दूर है। तो मेरा मानना है शायद एक बुल स्प्रेड एक का सहारा ले सकते हैं, जहां पर 1030 की कॉल का खरीदारी करें, 1100 स्ट्राइक की कॉल का बिकॉली करके चले तो नेट कॉस्ट 23 तक आ सकती है। और इसका पोटेंशियल जो है मेरा मानने के शायद 47 तक, तो इसका टारगेट ऐसा 47 रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस 10।
सो आई थिंक कॉन्ट्रा बेट एचडीएफसी बैंक में मेरे हिसाब से बनता है। बढ़िया है आपका ये कॉल, आप कॉन्ट्रा बेट एचडीएफसी बैंक में। और ध्यान रखिए एचडीएफसी बैंक काफ़ी गिर चुका है नतीजों से पहले, और शनिवार को इसके नतीजे आएंगे। और मुझे याद है Q1 का अपडेट एचडीएफसी बैंक का बहुत ही शानदार आया था, तो इस कॉल को हम याद रखेंगे। लेकिन चलिए ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। सेंसेक्स पर नज़र रखिए, आपको बड़ा कम दिखता है ऐसा कि सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर हो और निफ्टी 70 पॉइंट ही ऊपर हो, क्योंकि निफ्टी में देखिए बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं। और अगर आप देखें आज आईटी शेयरों का बोलबाला है, तो इसीलिए आप देखिए आईटी के शेयर जो हैं वो आपको सेंसेक्स में ज़्यादा नज़र आएंगे और निफ्टी के मुकाबले। तो आप देखिए सेंसेक्स में ट्रिपल सेंचुरी लगती हुई नजर आ रही है, मिड कैप इंडेक्स में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी भी लो से रिकवर करता हुआ आपको दिख रहा है। हर्षदा और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। क्रिस जी, चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। आगे का एक्शन यहाँ से और बढ़ने वाला है, तो ध्यान रखिए हम आपको मिलवाएंगे फेडरल बैंक के मैनेजमेंट से भी अगले शो में, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे नए मेहमान आपकी मदद करेंगे। तो फेडरल बैंक के ईडी और CFO आशुतोष खजूरिया जुड़ेंगे अगले शो में। ट्रेडर्स हॉटलाइन आएगा आपके सामने, ये हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, और #AskAwazFNO और AskAwazCash, ये वो हैशटैग्स हैं जिनके जरिए आप पहुंच सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स तक। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल देंगे आपके सभी सवालों के जवाब।